हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग बीइंग और एंड नॉन लिविंग मेड बाय सिमिलर एटम्स, बट living being only living being have organic compound, being have organic compounds. अब देखो दूसरी बात, कंपैरिजन ऑफ elements found in earth crust and women prove this. अब देखो, in living chones are more in compare to non-living. तो chones stand for कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। देखो टेबल में ह्यूमन में ज़्यादा है कि अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है? ह्यूमन में ज़्यादा है। देखो ह्यूमन में इन तीनों को आप देखें, तो 9 हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये तीनों किस में ज़्यादा है भाई? ह्यूमन। अब याद रखना है, ह्यूमन ही नहीं, सारे लिविंग में। अर्थ क्रस्ट में कम है। देखो जगह अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन कितना है? 0.14%, और ह्यूमन में कितना है? 9.5। अब देखो ह्यूमन अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना है? 0.03। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21, नाइट्रोजन का 78 और CO2 का 0.0। याद रखने के लिए भाई, जितना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उतना ही कार्बन अर्थ क्रस्ट में है। उतना ही कार्बन कहाँ है? अर्थ क्रस्ट में है। उतना ही कार्बन कहाँ है? अर्थ क्रस्ट में। उतना ही कार्बन कहाँ है? अर्थ। मोबाइल देना, तुम देना मोबाइल। उतना ही कार्बन कहाँ? अर्थ क्रस्ट में है। सुनो एक बात ध्यान रखना, जितना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में। उतना ही कार्बन कहाँ है? अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड से याद रखने का, आप सबको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03%। तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना है? 0.03%। अब देखो दूसरा सल्फर। सल्फर देखो किसमें? अर्थ क्रस्ट में कितना है? 5। तो कार्बन एंड सल्फर दोनों इक्वल क्वांटिटी में। याद रहना चाहिए, पूरा टेबल याद रहना चाहिए। कार्बन कितना? 0.03%। सल्फर कितना? 0.03%। दोनों बराबर है कि नहीं? तो कार्बन और सल्फर का क्वांटिटी अर्थ क्रस्ट में सेम है, एंड दैट इज 0.03। और ये दोनों का कंसंट्रेशन उतना ही है जितना CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में। कितना? 0.03%। कोई दिक्कत?
अब आ जाओ, नाइट्रोजन। ये बताओ, आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, हाँ, राइजोबियम, और भी बहुत सारे होते हैं। तो क्यों, आपने ये भी पढ़ा होगा कि लेगुमिनस प्लांट्स नहीं, ये नहीं पढ़ा होगा। दलहन का पौधा जमीन में लगाने से जमीन में उपज बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जमीन में नाइट्रोजन होता नहीं है। जो बैक्टीरिया जो है ना, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के जमीन में घुसाता है। वो बैक्टीरिया जो है ना, नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के कहाँ घुसाता है? मिट्टी में घुसाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, देखो बहुत कम, वेरी लिटिल। लेकिन प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए नाइट्रोजन बहुत सारा। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन, यूरिया डालते हैं ना जमीन में, क्यों डालते हैं? नाइट्रोजन के लिए। क्यों डालते हैं? तो यूरिया भी नाइट्रोजन के लिए। एक होता है एक और खाद होता है, नाम बोल रहा हूँ, DNP या क्या होता है, हाँ ऐसे ही कुछ होता है दूसरा खाद। तो ऐसे ही कुछ होता है जो भी, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या वेरी लिटिल, लेकिन लिविंग बीइंग में कितना? तो 3.3%। लिविंग बीइंग में कितना? 3.3। अब आ जाओ, अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के लिए कोई हमारे पास मतलब टेक्निक नहीं है जिसे ये रत्ता मारना है कि हाइड्रोजन जो है ना, अर्थ क्रस्ट में 0.14% और लिविंग बीइंग में 9.5%। अब आ जाओ ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन जो है ना, अर्थ क्रस्ट में 46.6 और लिविंग बीइंग में 65%। 65 पॉइंट, चुप भगवा करो, मैं मुंह तो नहीं। 65.0 क्या बोलना, 65%। कितना परसेंट? 65। अब देखो हमने क्या कहा, चोन्स आर मोर इन लिविंग इन कंपेयर टू नॉन लिविंग। मुंह में पेन क्यों खा रहे हो बे? उसमें कौन सा सल्फर है कि नाइट्रोजन है? चोन्स आर मोर। अब देखो, अब आ गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये सब किस में ज्यादा है? लिविंग में। किस में कम है? नॉन। अब कार्बन, कार्बन लिविंग में कितना है? लिविंग देखो, नॉन लिविंग में 0.0 थी और लिविंग में बहुत ज्यादा 18.5। सुनो ध्यान से, लिविंग में कितना? 18। हाइड्रोजन नॉन लिविंग में कितना? 0.14। लिविंग में कितना? 9.4। ऑक्सीजन नॉन लिविंग में कितना? 46। जुबान पे ताला लगाओ, आवाज से निकल लीजिए। ऑक्सीजन नॉन लिविंग में कितना? 46.6। लिविंग में कितना, मतलब ह्यूमन में 65। अब आइए नाइट्रोजन, वेरी लिटिल 3.3। सल्फर नॉन लिविंग में कितना? 0.03, जस्ट इक्वल टू कार्बन। और लिविंग में उसका 10 टाइम 0.3। लिविंग में उसका 10 टाइम कितना? 0.3। लिविंग में उसका कितना? 0.3। अब आप लोगों से अपने से एक बार देखिए और सोचिए, उसको देखिए और सोचिए कि इसमें कितना परसेंटेज है। और जो मैंने देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक होता है चोन्स, चोन्स का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये पांचों जो है ना, लिविंग में ज्यादा है, नॉन लिविंग में कम है। इन पांचों में सबसे ज्यादा लिविंग में कौन है? तो ऑक्सीजन। प्लीज, कौन सा है? ऑक्सीजन। नॉन लिविंग में कौन है? ऑक्सीजन। आप इससे क्या पता चलता है कि आपसे पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, अर्थ क्रस्ट में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, राइट डाउन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी ओके, एंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन। लिखो, लिखो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन, और उसके नीचे लिखो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, हो गया रे। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अब लिखो concentration of sulfur and carbon, concentration of sulfur and carbon in earth crust is same. Concentration of sulfur and carbon in earth crust is same, and that is 0.03%. Concentration of sulfur and carbon in earth crust and earth crust is same, and that is 0.03%. कितना परसेंट? 0.03%. कितना परसेंट? 0.03%. अब देखो नेक्स्ट, among the chons, chons याद रखना, among the chons, CHONS, nitrogen is very little in earth crust. Among the chons, nitrogen is very little in earth crust. Among the chons, nitrogen is very little in earth crust. किसमें? अर्थ क्रस्ट में वो बहुत ही कम होता है उसमें। कौन? नाइट्रोजन इज वेरी लिटिल। अब आ जाओ, आपको रहे कोई, सुनो, आपसे कोई पूछे, प्लीज लिसन, कि चोन्स है, चोन्स में कार्बन, चोन्स में कार्बन, सबसे पहले कार्बन, अर्थ क्रस्ट में कितना? 0.03%। प्लीज लिसन, डोंट टॉक। लिविंग बीइंग में कितना? 18.5। उसके बाद हाइड्रोजन दूसरा 0.14% किसमें? अर्थ क्रस्ट में। लिविंग में कितना? 9.5%, बोलो मत, 9.5%। ऑक्सीजन में अर्थ क्रस्ट में 46.6%, लिविंग में 65%। नाइट्रोजन वेरी लिटिल 3.3 किसमें? ह्यूमन बॉडी। उसका सल्फर 0.03% अर्थ क्रस्ट में, और इंसान में उसके 10 गुना 0.3%। अब इसमें से चार को, CHON को कहते हैं बिग फोर मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग। क्या कहते हैं? बिग फोर मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग। क्यों कहते हैं बिग फोर? क्योंकि देखो इनका परसेंटेज, किसका? सल्फर को छोड़ दो, सल्फर को छोड़ दो तो बाकी सबका परसेंटेज देखो, एक है 9.5, एक है 3.5, दूसरा है 65, चौथा है 3.3। इसलिए इन चारों कंबाइनली क्या कहते हैं? बिग फोर एलिमेंट ऑफ लिविंग। क्या कहते हैं? आता है क्वेश्चन कि विच आर द बिग फोर एलिमेंट ऑफ लिविंग? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सल्फर नहीं, सल्फर तो 0.3 है, बहुत कम है। ये चारों बहुत ज्यादा परसेंटेज में, इतना परसेंटेज किसी का है? तो इन चारों को हम क्या कहते हैं? बिग फोर एलिमेंट ऑफ लिविंग। चलो लिखो, एक पॉइंट लिखो, बिग फोर एलिमेंट ऑफ लिविंग। CHON, एस नहीं, चोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब आ जाओ, अब नीचे में आते हैं तो है यहाँ पे पोटेशियम नहीं लिखा है, हालांकि पोटेशियम भी होता है तो छोड़ दो। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकम, ये चारों नॉन लिविंग में ज़्यादा, लिविंग में कम। अब देखो सोडियम जो है नॉन लिविंग में 2.8, लिविंग में 0.2, कैल्शियम 3.6, 1.5, मैग्नीशियम नॉन लिविंग में 2.1, 0.1, और सिलिकॉन 27.7, और नेग्लिजिबल। आप देखो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन, सेकेंड मोस्ट सिलिकॉन, लिविंग में मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बन। ध्यान रखना। तो आपसे मैं कहूँ, देखो ये याद रखना है, टेबल ये फालतू का नहीं है कि हम कहें अर्थ क्रस्ट, हम कह रहे हैं ह्यूमन, और यहां पे मैं लिख रहा हूं मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। आप बना लो एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट,
इससे याद रखने में आसानी होती है। एबंडेंट एलिमेंट, तो दोनों में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहां सिलिकॉन, यहां ऑक्सीजन कितना 46.6%, 65%, 18.5%, 27.7%। तो ये आपको ऐसे बना लो, याद रखने में आसानी होगी। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, बट इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू मेमोराइज। अब आ जाओ, हमारे बॉडी में आप लोगों ने सुना होगा अपने मम्मी से, पापा से। अरे जिसमें जुनैरा कौन है रे? अच्छा, तुम्हारी मम्मी आ जाई थी। आपकी मम्मी बोलती कि बेटा सब्जी खाओ, डॉक्टर है तो, ठीक है ना। इसमें मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स का क्या मतलब होता है? विच सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मिनरल? अच्छा, डेफिनेशन ऑफ मिनरल। मिनरल किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को मिनरल कहते हैं, नाइट्रोजन को कहते हैं, कार्बन को कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं, सल्फर को कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, कैल्शियम को कहते हैं, हाँ, मैग्नीशियम को कहते हैं, हाँ, पोटेशियम को कहते हैं, हाँ। तो विच सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मिनरल? हाँ, मेटल को मिनरल कहते हैं, पता है। सोडियम इज अ मिनरल, पोटेशियम इज अ मिनरल। वे कौन से सब्सटेंस को मिनरल कहते हैं? मिनरल को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, खनिज पदार्थ। हाँ हाँ भाई, मिनरल किसको कहते हैं? आपकी मम्मी कहती है हरी सब्जी खाओ, इसमें मिनरल है। गोश्त में भी मिनरल बहुत होता है, गोश्त में भी अरे देखो कैसे ये भाई की बेटी मुंह लगा कि गोश्त बहुत खाती है ये। गोश्त के नाम पे एक लड़की थी हमारे कोचिंग की, टॉपर थी वो, कौन क्या नाम था उसका, सीजा। हाँ, उसकी मदर यहीं पे, वो भी सीजा है उसकी मदर, जानते हो सीजा को? तुम लोग जानते हो? उसकी मदर वही फिजियो में है, उसके फादर भी डॉक्टर हैं, सऊदी में है, यहीं पे फिजियो डिपार्टमेंट में उसकी मदर। तो वो सिर्फ नॉनवेज ही खाती थी। उसकी माँ परेशान रहती थी, बोलती कि मेरा बात बहुत मानती थी कि सर आप इसको कहीं कुछ कभी सब्जी खा लिया करें, ठीक है ना। बहुत मेहनती थी, बहुत, सी वॉज टू मच सिंसियर। फर्स्ट टर्म में उसने 690 स्कोर किया था, हमारे यहाँ की टॉपर थी बच्ची वो, फर्स्ट रैंक में, बहुत अच्छी बच्ची थी। हालांकि उसके देखो तीन, उसके पापा तीन भाई, तीनों, उसकी मम्मी भी डॉक्टर, उसकी दोनों चाची भी डॉक्टर, पूरी फैमिली डॉक्टर, ठीक है ना। एंड सी वॉज टू मच लेबोरियस। आज भी वो बहुत मेहनत करती है, ठीक है ना। वहाँ मेरे कॉलेज में भी टॉप की है फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। तो इंसान को पढ़ने का, मैं नाम ले रहा हूँ और किसी बच्चे का नाम ले रहा हूँ नहीं, फर्स्ट ईयर में भी तो मस्ट बी वेरी डिवोटेड, ठीक है ना। चलो, अब हम लोगों को, तो मिनरल किसको कहते हैं? तब मिनरल्स उनको, ओर एंड मिनरल पढ़ा नहीं है रे तुम लोगों ने? क्या होता है और क्या होता है? ओर्स क्या होता है? हाँ, मिनरल, मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। किसी ने बोला था फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स, ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स। तो ओर्स से आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं ना ऑब्टेन करते हो, ये सब ऑब्टेन करते हो। सल्फर भी करते हो, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, ये सब करते हो ऑब्टेन। अब ये मिनरल हमारे बॉडी में भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है तो वो हम बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे। वाई मिनरल इज नीडेड। किसी को मालूम है? मम्मी बोलती है कि ये मिनरल नीडेड है, जिंक, जिंक भी मिनरल है और बहुत जरूरी है जिंक। क्यों जरूरी है मिनरल, तो हम बताएंगे। क्यों, बताइए। अच्छा, जिंक, जिंक स्टोर बनाता है? नहीं, मैं पूछा मिनरल। देखो इन जनरल मिनरल का एक कॉमन फंक्शन है, वो हम बताएंगे आपको। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं मिनरल की, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब मिनरल है हमारे बॉडी में। प्लीज लिसन, कम बोलिएगा, ज़्यादा सुनिएगा नहीं तो सीखिएगा ज़्यादा, ज़्यादा बोलिएगा कम सुनिएगा तो सीखिएगा नहीं। आपको ये सर आप ही कम बोलिए, तो हम कम बोलते हैं, आप ही सिखाइए। हाँ, मैं कम बोलता हूँ, आप आके सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बोलना मजबूरी है, लेकिन आपको तो सीखना है ना। देखो ये सब मिनरल है, इन सारे मिनरल में विच मिनरल इज मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी या लिविंग बीइंग? कैल्शियम। तो लिखो मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन ह्यूमन इज कैल्शियम। मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन ह्यूमन इज कैल्शियम है, ब्रैकेट में लिखा 1.5%। मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी इज
कैल्शियम, और ब्रैकेट में लिखा 1.5%। अब ये बताओ आप लोगों को ज़्यादा सल्फर का इंटेक करना चाहिए या ज़्यादा सोडियम का? सल्फर का। क्यों, मैं बताऊं। सल्फर आपके हेयर में है, सल्फर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनता है, उसमें होता है। सल्फर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, और सल्फर रिच फूड खाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखो, मोस्ट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी इज कैल्शियम, फॉलोड बाय सल्फर। ब्रैकेट में 1.5 लिखिए, चलो मैं लिख देता हूँ। मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। देखो इस चैप्टर को अगर आप सीधे सीधे पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी, कैल्शियम। ब्रैकेट में लिखना 1.5%, फॉलोड बाई सल्फर। और सल्फर कितना? 0.3%। ऐसे याद करने में आसानी होती है। अब देखो, मिनरल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन डिसेंडिंग परसेंटेज। सिलिकॉन कितना? 27.7%। अब सिलिकॉन के बाद दूसरा कौन सा है? कैल्शियम। और फिर तीसरा कौन सा है? सोडियम। कैल्शियम कितना परसेंट? 3.6%। फिर सोडियम कितना परसेंट? 2.8%। ऐसे याद करने में बहुत आसानी होती है। और फिर और कौन सा? सल्फर नहीं, मैग्नीशियम, सॉरी, मैग्नीशियम 2.1%। मैग्नीशियम 2.1%। एंड देन सल्फर 0.03%। अब देखो ऐसे क्या होगा ना, अब इसके लिए आप अपना चाहे तो निमोनिक बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन निमोनिक, कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए आप जो चाहें। आप जो बनाएं बनाइए, कोई आप लोग निमोनिक बताइए, अपना बना लीजिए जैसे भी आप बना लीजिए, ठीक है ना। देखो मुझे तो एक थोड़ा सा इसे समझ में आ रहा है, थोड़ा याद भी हो जाने वाला है। साका सोमास, साका सोमास, आसान लैंग्वेज वो है, वो याद करना, आप कर सकते हैं इसको याद। साका कैरेक्टर है कौन सी मूवी में? सोमास, हाँ बोलो कौन सी मूवी में? साका किस में था? साका एक कैरेक्टर है मूवी या सीरियल का, साका नहीं सुना है? नहीं हाँ, साका फुटबॉलर है। एक गाना भी तो है साका साका। कौन सा? नहीं इंग्लिश गाना है ना रे, वो शकीरा का। पक चल, चल जा रे, बकवास मत कर। हाँ, तो या सीका बना लो, सीका कर लो, साका नहीं, सीका कर लो। सीका से क्या होगा, याद रहेगा और जा रे। सीका, हमने साका तो इसलिए बना दिया था कि आसान रहेगा, लेकिन सिलिकॉन कैल्शियम, सो स्टोन फॉर सोडियम मैग्नीशियम सल्फर। आप जैसे भी याद कर सकते हो कर लो ये। अब परसेंटेज भी याद होना चाहिए, परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। सिलिकॉन 27, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8, मैग्नीशियम। देखो कैसे याद रखोगे, शुरू में बताओ। ये सिलिकॉन का तो भूलोगे नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि वो भूलोगे नहीं। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो देखो ये तीनों जो है ना आसपास है, 3.6, 2.8, 2.1 और सल्फर तो ऑलरेडी आपको मालूम है 0.03%। तो ये याद होना चाहिए। इंसान में आपको सोडियम का परसेंट 0.2, 0.3, सल्फर का
देखो ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मिनरल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या क्या कहोगे? कैल्शियम कितना परसेंट? 1.5%। 1.5%। कैल्शियम के बाद सल्फर 0.3%। उसके बाद सोडियम 0.1%। और सिलिकॉन तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, सिलिकॉन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सिलिकॉन इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो ये याद रखना होगा। अब देखो ये तो बात हो गई। अब जब साइंटिस्ट ने इस काम को कर लिया, देख लिया कि इंसान में और लिविंग बीइंग में, सॉरी इंसान करें, इंसान लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग में एक तरह का एलिमेंट है, तो उसको कैसे पता चला कि ये एक तरह का एलिमेंट है? बाई डूइंग द एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सबसे पहले उन्होंने एनालिसिस किसके लिए किया? ह्यूमन बॉडी के में और अर्थ क्रस्ट में। और ह्यूमन बॉडी में कौन सा? तो आपके बॉडी में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस कैसे भी दिया है? फॉस्फोरस भी देना चाहिए था। कैल्शियम नहीं दिया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर कितना है? और अर्थ क्रस्ट में कितना है? अर्थ क्रस्ट में कितना? हाँ अच्छा मैग्नीशियम बोल, चलो मैग्नीशियम, चलो मैग्नीशियम भी नहीं लिखा है इसमें। अरे यार मैग्नीशियम, सॉरी इसमें लिखा है कि नहीं? हाँ तो इसमें लिख दो। हाँ Mg कितना परसेंट? 0.1। तो ये ऑलमोस्ट सोडियम और 0.2 ना, वही, अरे यार वो गड़बड़ लिखा गया, सॉरी इसको सही कर लिए। 0.2%। देखो कितना ऊपर वाले ने आसानी कर दिया याद करने के लिए। 0.3, 0.2, 0.1 कौन सा? सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम। 0.3, 0.2, 3, 2, 1 कौन? सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम। बताओ सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम को कौन सा नंबर दोगे? सल्फर, सोडियम और मैग्नीशियम को कौन सा नंबर दोगे? 321। कौन सा नंबर दोगे? 321। समझ गए? कौन सा नंबर दोगे? 3, 2, 1। 0.3, 0.2, 0.1। 321 याद रहेगा। अब आज रास्ते में जाना तो कहना कि सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम को कौन सा नंबर देंगे? 321। देखो हमारे एक सर थे, हम लोग जब छोटे थे हम लोग को मैथ पढ़ाते थे। उस जमाने में, आज से 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो सर बता रहे थे, हमको याद है आज तक उनकी ये बात याद है। जब मैं आई थिंक 7th या 8th या 9th में रहे होंगे, तो मैथ का हम लोग जहाँ ट्यूशन करते थे, तो वो सर बता रहे थे, मुझे आज भी याद है कि मेरा एक स्टूडेंट था उस ज़माने में, उसने आई थी, वो बाथरूम में भी जाता था ना तो किताब लेके जाता था। बाथरूम में भी जाता, पहली बार में। देखो बेटा कंपटीशन 11th इंट्रेंस इन 9 तक कंपटीशन। अभी कंपटीशन का एग्जाम तुम लोग देने जाओगे, तुम लोग को समझ में आएगा। और IIT इज़ रियली टफ कंपटीशन इन कंपेयर टू नीट। उस जमाने में पहली अटेम्प्ट में उसने शायद 300 या 200 कुछ रैंक लेके आया था IIT में। तो उसने हर सेकंड को, वो बता रहे थे कि सिर्फ वो नहाता है तो नहीं पढ़ता है, तो हर सेकंड को अपने इस्तेमाल करता था। मैं खुद, हमारा स्टूडेंट था देवाशीष, दिव्याशीष, दोनों सगा भाई था। एक भाई बाथरूम में नहाने जाता था, दूसरा भाई बाहर से किताब लेके क्वेश्चन पूछता था, वो नहाते हुए आंसर देता था। दोनों एक ही जुड़वा था, दोनों भाई मेडिकल में फाइनल भी किया, दोनों भाई टॉपर था हमारे कोचिंग का, देवाशीष और दिव्याशीष। तो दोनों भाई जुड़वा था, ठीक है ना। दोनों का 604 नंबर भी आया है, इक्वल नंबर आया था 604 604। उस टाइम पे 604 550 से ऊपर, 507 से ऊपर लाना मुश्किल काम होता था। आज से करीब 8-9 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और दोनों भाई बाथरूम में, एक भाई बाथरूम में गया पोटी कर रहा है, बाहर से दूसरा भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा भाई फिर गया बाहर से दूसरा भाई पूछ रहा है। इट इज अप्रिशिएटिंग थिंग। इवन नहा रहा है तो भी उसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ये टाइम मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे क्लास में बैठे हुए मुंह में क्या खा रहे हैं? चिप्स।
उसके बाद जाएंगे हा करते हुए, आएंगे हा करते हुए, कान में ईयरफोन लगा के पता नहीं अपने आप को क्या बनेंगे, समझेंगे कि हम कितने बड़े दुनिया के आदमी बन गए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो उससे नहीं होता है कुछ भी। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और टाइम जब तक मैनेज करना नहीं सीखेंगे जब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो देखो ये हो गया, लिख लेना। अब देखो, अब आप लोगों को नेक्स्ट बात जो है, हमारे हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस, अब हमारे बुक में लिखा है, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग। यहाँ पे देखो, पहले ये समझ लो इसमें क्या लिखा है। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग और इन आवर बायोस्फीयर। नाउ क्वेश्चन रहता है, arise in our mind that all are living and made up of same category element and compound. You have learned in chemistry how, अब ये पढ़ोगे क्लास 12th में, learned लिख दिया है लेकिन क्लास 12th में पढ़ोगे, how elemental analysis is performed। कैसे हम लोग किसी और कोई सामान लिया, मिट्टी का टुकड़ा लिया या लिविंग बीइंग का कोई स्पेसिमेन लिया, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसके लिए कैसे हम लोग पता करेंगे, उसको कहते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मान लो एक सैंपल है, कोई भी सैंपल लिया, और उस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट है, उसको पता करने के टेक्निक को क्या कहते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस। इफ वी परफॉर्म सच एनालिसिस ऑन अ प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल पे, वी ऑब्टेन लिस्ट ऑफ एनिमल लाइक, सब में क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एंड देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। कोई दिक्कत? If the same analysis performed on a piece of earth crust as an example of null, we obtain a similar list. What are the differences between the two lists? In absolute, no such difference could be made out. कोई difference है? मतलब सब में सब है, लेकिन percentage wise difference है। All the present sample of earth crust are also present in sample of living tissue. However, a closure revealed that the relative percentage or abundance of carbon and hydrogen with respect to other is higher in living देन इन अर्थ। अब इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का मतलब क्या खाया पड़ेगी, चोन्स। कौन सा? चोन्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सब किसमें, लिविंग में ज्यादा, नॉन लिविंग में कम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे आता है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। देखो एक साथ यहाँ इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सुनो प्लीज लिसन। एक अभी हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस किया है। कौन सा एनालिसिस? एलिमेंटल एनालिसिस। कैसे करते हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। दूसरा है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस का मतलब, जैसे किसी लिविंग बीइंग को हमारे बॉडी में, आपने मेरे लीवर को लिया, अब उस लीवर में कौन कौन से कंपाउंड हैं, उस लीवर के, आपने मेरे लीवर का कोई स्पेसिमेन छोटा सा हिस्सा काट लिया, या किसी भी लिविंग बीइंग का कोई भी बॉडी पार्ट ले लिया, या कोई प्लांट का लीफ ले लिया, अब उसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं, कौन कौन से उसमें कंपाउंड हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिकल। तो केमिकल एनालिसिस में हम लोग को दो तरह का सब्सटेंस देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, कहेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो सुनो, जब हम केमिकल एनालिसिस किसका करेंगे, लिविंग बीइंग का, एलिमेंटल एनालिसिस लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। अब हम लोग देखेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग। हम देखेंगे लिविंग के अंदर दो तरह के केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड को मैंने क्या स्पेलिंग लिख दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आता है बताइए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है, देखो सुनो प्लीज लिसन। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बताया था लास्ट क्लास में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब CH बॉन्ड, याद है ना, या कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस CH बॉन्ड। तो नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हम लिविंग में पाए जाते हैं, आप लिखो, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड, ऑब्लिक प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड
अमाइनो एसिड विटामिन, जितने भी विटामिन है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये इस ग्रुप, इस तरह के सब्सटेंस कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सब तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? तो डीएनए एंड क्या होता है, हम सब बात करेंगे, सब इवन डीएनए और आरएनए पे भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आएगा? वाटर, उसके अलावा कैल्शियम के सॉल्ट्स, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, हाइड फॉस्फोरस, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, आयरन के सॉल्ट्स Fe2+, जिंक एक्सेट्रा, ये सब। तो ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब ये बताओ, हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, देखो वो अपना टाइम कितना इस्तेमाल कर रही है। जैसे मैं इधर घूम रहा हूँ, मुंह में चिप्स खा रही है, ठीक है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, फेरस, जिंक एक्सेट्रा, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिविंग है। अब देखो, इन सब ये नॉन लिविंग में भी पाया जाता है, ये सारे नॉन लिविंग। तो ये भी बायोमोलिकुल हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्ट बायोमोलिकुल नहीं है। ये सारे क्या हैं? स्ट्रिक्ट। ये नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं। याद करो, लास्ट क्लास में बताया था ना, बायोमोलिकुलर लैंग्वेज वाला, यानी ये दो, जुबान पे कंट्रोल रखो वरना फेविक्विक लगा दूंगा, ठीक है ना। लिविंग बीइंग में दोनों आपने बताया था ना, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को कहते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक फाउंड इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और ये दीज आर फाउंड ओनली इन लिविंग, तो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फोटो बना रहा हूँ, यह है कार्बोहाइड्रेट, तुम लोग बनाना चाहो बना लो। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्बोहाइड्रेट। अब आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो ये दिस इज द कीटोन या समथिंग एल्स, कीटोन है कि नहीं? ये क्या चीज है? कीटोन। ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? अल्कोहल। और वो क्या है? कीटोन। है या नहीं? है या नहीं? अभी एक मिनट रुको, ये लिख लिया? हो गया सबका? चाहो तो बना लो। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये किसका है? कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है वो बात की बात है। अब एक ये देखो, इसको क्या पढ़ोगे? व्हाट इज दिस?
यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि नहीं? ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा है? अब इसको ये बताओ, इसको कीटोन वाला सब्सटेंस कहोगे केमिस्ट्री में या अल्कोहल वाला है? तो कहोगे कि अ सब्सटेंस हैविंग बोथ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एंड अल्कोहलिक और सब्सटेंस हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यही ना कहोगे केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में यही तो कहोगे ना। अभी इसको हम अगर ये कार्बोहाइड्रेट हटा दें तो केमिस्ट्री में कहोगे अ सब्सटेंस हैव ए कीटोन ग्रुप, अ सब्सटेंस हैव ए अल्कोहल, अ सब्सटेंस हैव ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कोई दिक्कत? अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, देखो देखो फ्रॉम अ केमिकल, देखो ध्यान से देखो, लिखने की जरूरत नहीं है इसको बिल्कुल भी। फ्रॉम अ केम फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई functional group like aldehyde, ketone, aromatic compound, etc. But from a biological point of view, we classify them into amino acid, nucleotide based fatty acid, carbohydrate, etc. अब देखो ये बायोलॉजी में ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजी में ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजी में ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ। बायोलॉजी में ये क्या है? अमाइनो एसिड। समझ में आया? बायोलॉजी में क्या है ये? और केमिस्ट्री में इसी को हम क्या कहेंगे? अ सब्सटेंस हैव कीटोनिक ग्रुप, अ सब्सटेंस हैव अल्कोहल, अ सब्सटेंस हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या है? अमाइनो एसिड। क्या है? अमाइनो एसिड। गॉट द पॉइंट? तो एक ही सब्सटेंस है, केमिस्ट्री में उसको हम अलग नाम देते हैं, बायो में अलग नाम। तो ये सब्सटेंस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का सब्सटेंस है, इट इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड। वैसे ही आप फैटी एसिड, ये देखो HCOOH, इसको कौन सा एसिड कहोगे? फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड कहोगे ना? मेथेनोइक एसिड कहोगे ना, या फॉर्मिक एसिड? अब इसको क्या कहोगे? CH2COH को एथेनोइक एसिड कहोगे ना? अब बायोलॉजी में मालूम है इसको क्या कहोगे? CH2COH को CH3, हाँ सॉरी CH3COH, ये कौन सा है? एथेनोइक एसिड। और बायोलॉजी में इसको क्या कहोगे? बोलो, एथेनोइक एसिड को। नहीं, वो तो एथेनॉल तो OH वाला होगा ना बेटा, CH3CH2OH एथेनॉल। और बायोलॉजी में उसको कहोगे दारू, वाइन, अल्कोहल। ठीक है ना? तो आप इसको क्या कहते हैं? अब बायोलॉजी में इसको कहोगे फैटी एसिड। क्या कहोगे? इसको भी क्या कहोगे? फैटी एसिड। क्या कहोगे बायोलॉजी में इसको? फैटी एसिड। बायोलॉजी में इसको कहोगे फैटी एसिड, और केमिस्ट्री में इसको क्या कहोगे? एथेनोइक एसिड। तो देखो ये फैटी एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट है बायोलॉजी के हिसाब से, ये फैटी एसिड है ये बायोलॉजी के हिसाब से। तो सेम सब्सटेंस इन केमिस्ट्री इज नोन बाय डिफरेंट नेम, इन बायोलॉजी नोन बाय डिफरेंट नेम। यही है बायो केमिस्ट्री। गॉट द पॉइंट? कुछ देखो आइडिया पहले डेवलप करना है, हमें सीधे पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप देख रहे हो एक ही कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट, एक ही कंपाउंड है कहेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, फलाना ठिकना फैटी एसिड, मतलब बात को अमाइनो एसिड। तो ये सब बायोलॉजिकल नेम है। यहां तक बात समझ में आई? अब आ जाओ, अब सवाल ये पैदा होता है, हमारे पास ये एक लीफ का सैंपल है। किसका? लीफ का। ये कौन सा लीफ है? सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है? लीफ दो तरह का होता है ना, सिंपल एंड कंपाउंड। पढ़ा है कि नहीं? मुझे, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं अभी अपने, मेरा बेटा 6 क्लास में मैंने पढ़ाया था कल उसको, तो सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ मैंने पढ़ाया था, तो मुझे याद है। बताओ ये कौन सा लीफ है? सारा मान के तुम लोग छठा पास भी नहीं है, वाट नहीं बताऊंगा, नहीं है ये लीफ नहीं है, नहीं बताऊंगा।
कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या चीज है? लीवर। इस लीवर में से क्या किया हमने? इतना सा हिस्सा काट लिया। क्यों काट लिया? क्योंकि लीवर में एक एबिलिटी होती है रीजनरेशन की, और इसको इतना छोड़ दिया ना तो ये पोर्ट रीजनरेट कर। इसको काट के हमने क्या किया जी? इसको अब देखने की कोशिश किया कि इस लीवर के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है। इसको हम क्या कहेंगे? एनालिसिस ऑफ लिविंग बीइंग फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हेडिंग दीजिएगा, एनालिसिस ऑफ लिविंग बीइंग फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। किसके लिए? इनऑर्गेनिक। इस लिविंग बीइंग का एनालिसिस किसके लिए? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू दिस एनालिसिस ऑफ लिविंग बीइंग फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कैसे करेंगे? तो हम लोग लिविंग बीइंग लेंगे, उसका चटनी बनाएंगे, और उसको चाट के पता चल जाए। नहीं, चटनी जरूर बनाएंगे। चटनी बनाएंगे। चटनी दो तरह का मम्मी बनाती होगी, कभी उसमें पानी बहुत रहता होगा और कभी थिक चटनी होता होगा। क्यों? दो तरह का। धनिया की चटनी खाई हो ना, सबके हिंदू मुसलमान सबके घर में धनिया की चटनी बनती है। अब धनिया की चटनी में कभी कभी पानी ज़्यादा होता है और कभी कभी कम होता है। तो जब पानी ज़्यादा होता है तो वो फ्लो करता है, कम होता है तो एक जगह रहता है। तो हमें चटनी बनानी है इसका पानी वाला। हम लोग क्या लेंगे? इस लीवर को लेंगे, और एक तुम सबके घर में होता है मसाला। मैं तो रोज़ उसमें क्या करता हूँ, चाय बनाता हूँ, उसमें कूद के क्या कहते हैं उसको, मोटर एंड पेस्टल। सुना हो ना? इसको क्या कहते हैं ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मूसली ना, मूसली की ओखली, क्या जो भी कहते हैं, ओखली। तो एक ओखली लो, इस ओखली के अंदर क्या करो? देखो, एक ओखली लो, और इस ओखली के अंदर एक केमिकल आता है। उस केमिकल का नाम है CH3COH, CCl3, सॉरी, CCl3COOH। इसका IUPAC नाम बताता रहे। CCl3COH, इसका IUPAC नाम होगा 111 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। 111 ट्राइक्लोरो। और कॉमन नेम इसका क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? इसका IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या नाम दे रखा है? 111 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लिखा हुआ है आपके बुक में। कॉमन नेम देखो, जो चीज़ समझने वाला रहता है वो याद रहता है। लिखा है आपके बुक में? क्या लिखा है? नहीं, कुछ लिखा है, ऐसे ही कुछ लिखा है। तुम सही बोल रहे हो, इसी तरह का लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना। यही लिखा है? नहीं, आपके बुक में लिखा हुआ है अननेसेसरी। आपके बुक में लिखा है, हाँ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या लिखा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और IUPAC नाम है 1111 ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको आपने, अब आपको चटनी कैसा बनाना है? पतला बनाना है या मोटा बनाना है? तो ठीक ठाक क्वांटिटी में लेना है, इतना लेना है, और उसी में डाल देना है। आप एक या तो लीफ का सैंपल या सिंपल लीफ लीजिए, ये सिंपल लीफ कहलाता है। और ये वाला लीफ जो है ना, कंपाउंड लीफ कहलाता है, जिसमें ये क्या होता है? पेटियोल। और इसमें जब पलते हैं तो ये हो गया। कोई भी एक लीफ का सैंपल लीजिए या लीवर का सैंपल लीजिए, और इसमें दोनों में से कोई भी एक इसमें डाल दीजिए। इनमें से कोई सा भी एक डाल दीजिए, और
कुछ भी डाल लीजिए, एक लीफ का सैंपल लीजिए या लीवर का पीस लीजिए, सिंपल लीफ का लीजिए, कंपाउंड लीफ का लीजिए, कोई भी लीजिए और डाल लीजिए, और डाल के खूब उसमें क्या कहते हैं उसको, ट्राइचूरेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, ट्राइचूरेशन, ग्राइंडिंग नहीं, ट्राइचूरेशन। क्या कहते हैं, ट्राइचूरेट कर दिया आपने, खूब खूब इतना किया कि साफ नम मिल गया, दो जिस्म एक जान हो गया, इसमें सब डिजोल्व हो गया पूरी तरह से। कौन, या तो लीवर का पीस या लीफ का पीस। उसके बाद बन हमारे पास तैयार हो गया चटनी। कौन सा, चटनी। और वो चटनी जो है क्या है, और थिक की स्लरी, थिन नहीं, वो वाला है जो इधर उधर जा रही, थिक की स्लरी। कौन सा तैयार करेंगे, कैसा चटना है, जो मम्मी कौन सा, कभी कभी धनिया वाला चटनी थिक बनाती है, कभी पानी वाला, कौन पसंद है, थिक वाला, सबको थिक वाला। अरे गोलगप्पे में कौन सा, हाँ पानी वाला, ठीक है ना। तो थिक स्लरी तैयार किया, क्या तैयार किया भाई, इतना इस हिसाब से लेना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और लीवर का पीस या लीफ या कोई सा भी लीफ, सिंपल लीफ लो, कंपाउंड लीफ लो, और इस हिसाब से लो कि जो चटनी बने ना वो ठीक ठाक थिक बन जाए, इधर उधर ज़्यादा नहीं फ्लो करे, चटनी तैयार कर लो। अब क्या हो गया, अब उसको टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है, गोलगप्पे में डाल के नहीं खाना है। उसके बाद क्या करेंगे, बोलो, व्हाट वी डू नेक्स्ट। तो हम इसको क्या करेंगे, छानेंगे। किससे, छन्ना से। कौन से छन्ना से, चाय पत्ती वाले नहीं, चाय पत्ती वाले छन्ना से नहीं। हाँ बोलो कैसे छानेंगे, सुनो मैं बताता हूँ। एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट छन्ना होता है, आपने देखा होगा जरूर, क्या कहते हैं इसको, फाइनल। इसमें क्या करेंगे ना, रुई का फाहा डाल देंगे। क्या डाल देंगे रे, रुई का फाहा। ये है रुई का फाहा, डाल दिया पूरा एकदम चारों तरफ से, ऐसे ऐसे डाल देंगे। ये रुई का फाहा डाल दिया यहाँ पे, ऐसे 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 चारों तरफ खूब सारा डाल दो, रुई का फाहा है, ठीक है। एक, अब ये एक तरह से छन्नी के जैसे बिहेव करेगा। एक कीप लिया, उसमें रुई का फाहा डाल दिया। या दूसरा, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा वेसल लिया और इसके ऊपर चीज का बना हुआ क्लॉथ डाल देंगे। चीज क्लॉथ, चीज का बना हुआ नहीं होता, किस चीज का होता है, चीज क्लॉथ। ये कहलाता है चीज क्लॉथ। किससे बना होता है, छेनी का बना हुआ, छेना का बना हुआ नहीं रे पागल। ये चीज क्लॉथ बेसिकली सेलुलोज का बना हुआ एक लेयर मेम्ब्रेन होता है, जस्ट लाइक कॉटन, कॉटन के जैसा होता है, कॉटन नहीं होता है, सेलुलोजिक कॉटन होता है, टेक्सटाइल कॉटन मेड बाई सेलुलोज। तो चीज क्लॉथ इज सेलुलोजिक क्लॉथ, सेलुलोजिक क्लॉथ वर्क एज ए फिल्टर, ठीक है ना, कॉटन का। अब क्या करते हैं, इसमें हमने क्या कर दिया, चटनी को डाल दिया, अपने धनिया वाले को नहीं, लीवर के चटनी को। और पानी में नहीं बनाए, ये किसमें बना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड या 111 ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड में। और यहाँ पे डाल दिया चटनी को, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे डालिए या यहाँ पे डालिए। डालने से अब ये वाला चाय वाला छन्न थोड़े है कि इमीडिएटली गिरने लगेगा, डाल के छोड़ दीजिए 3-4-5 घंटा के लिए, तो भाई उसमें से धीरे धीरे छन छन के कुछ ना कुछ नीचे आएगा। अब छन छन के क्या आएगा, तो कुछ ना कुछ आएगा, तो इसमें से भी आएगा छन छन के, छनन छनन छनन, हाँ सुना है, छनन छनन, हाँ खूब हंसी आती है, तो फालतू के बात में छनन छनन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ भी आएगा छनन छनन छनन। अब बताओ क्या छन के आएगा, छोटा चीज या बड़ा चीज, छोटी चीज, और बड़ा चीज थोड़ी छन के आएगा। तो यहाँ और कौन सा सब्सटेंस छन के आएगा, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजोल्व होगा। अब चाय, अब तुम लोग चाय बनाते हो, चाय बना, सुनो एक मिनट सुन लो, चाय में चाय पत्ती, चीनी, इलायची फिलायची, गरम मसाला, जो भी डालना हो डाल देते हो, गरम मसाला, ठीक है, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, जो भी डालना डाल दो। उसके बाद बन गया, उसके बाद जाके उसको छानोगे, तो चाय के में दूध, पानी और चीनी, वो तीनों छन के नीचे चले जाएगा।
क्या चाय पत्ती, लौंग, इलायची या तेजपत्ता नीचे जाएगा? तो जाता है कौन है नीचे? जो वाटर या मिल्क के सॉल्युबल है। ऊपर कौन रह जाता है? इनसॉल्युबल। वैसे ही यहाँ पे जो एसिड सॉल्युबल है वो नीचे आ जाएगा और जो इनसॉल्युबल है वो ऊपर रहेगा। तो नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। लिखो। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। बनाओ जल्दी से। तुम लोग टाइम अगर चिल्लाओगे तो 9 बजे तक पढ़ाएंगे। चुपचाप खामोश बैठे रहो। 9 बजे तक पढ़ाएंगे, एकदम खामोश से पढ़ते रहो। एसिड सॉल्यू तुम लोग हल्ला करके हमको शांत करा लोगे क्या? हमसे ज़्यादा चिल्ला सकते हो क्या? एसिड, एकदम खामोश, जल्दी करो। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं नॉन फिल्ट्रेट। इसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। इसका दूसरा नाम है रिटेंटेट। इसका दूसरा नाम है नॉन रिटेंटेट। तो आप प्लीज इस डायग्राम को बनाइए। अब आपसे मैं पूछूं कि किस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में या एसिड इनसॉल्युबल? पता नहीं, नेक्स्ट क्लास। किस में आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा? एसिड सॉल्युबल में या एसिड इनसॉल्युबल में? नेक्स्ट क्लास में। इसको हम लोग कहते हैं इसमें होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल और इसमें होता है बायो माइक्रो। चलो चलो नेक्स्ट क्लास में पूरा बनना चाहिए। अभी अभी मैं तुम लोग बना लिया? दिखाते रहे, दिखा। नहीं बना, मार लगाते हैं कान के नीचे हम। हाँ बना।